क्या हो अगर इस दुनिया पर म्यूजिक बजाना बैंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई शहर पे म्यूजिक बजता है अचानक से उस जगह पर D2 नाम के एक मॉन्स्टर आकर हमला कर देते हैं और इस चक्कर में काफी सारे लोग मारे जाते थे। इसी वजह से म्यूजिक को इस दुनिया पे बैंड कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप म्यूजिक को बचाने के लिए सभी D2 से भिड़ जाओ और इस चक्कर में सबसे ज्यादा आप जिससे प्यार करते थे अगर वही आपका जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि काफी सालों पहले आसमान से काफी सारे स्टोन नीचे आकर गिरे थे और वो स्टोन के अंदर तो काफी ज्यादा मैजिक था जिसके वजह से आगे इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की की है। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर अचानक से एक ब्लैक पत्थर नीचे आकर गिरा और वो ब्लैक पत्थर के अंदर तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर थे जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टरों ने मिलकर ह्यूमन के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इतना तरक्की करने के बावजूद भी ह्यूमन वो सभी मॉन्स्टर से बिल्कुल भी जीत नहीं सकते थे। इसी वजह से बाद में जाकर वो लोगों ने हार मान ली है और जब सभी इंसानों ने उम्मीद छोड़ लिया था आसमान से ह्यूमन की तरह दिखने वाले काफी सारे लोग आए जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को असल में म्यूजिक कार्ड कहा जाता है जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर अपने म्यूजिक से उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिए थे। ये देखकर तो यहाँ पर इंसानों के अंदर दोबारा जीने का उम्मीद जाग गया था और तभी हमें पता चलता है कि ये कहानी तो असल में एक औरत अपने बच्चे को सुना रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो औरत का बेटा कहने लग जाता है कि मुझे असल में मार्केट घूमने जाना है। ये कहकर ही आगे वो अपने मॉम को बाय कहते हुए जल्दी से मार्केट पर घूमने के लिए चला जाता है और वो यहाँ पर घूम ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से घूमते घूमते वो अपने सामने एक पियानो को देखता है और यहाँ पर तो वो बच्चे को पता नहीं था कि आखिरकार ये चीज क्या है। इसी वजह से वो उस पियानो को बजाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा इससे पहले उसके पीछे एक लड़का आकर वो पियानो को बजाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़के का नाम तो असल में टाक्ट है और ये असल में हमारा MC है। जहाँ पर वो जल्दी से वो बच्चे को बताने लग जाता है कि ये असल में एक पियानो है और ये काफी अच्छी कंडीशन में है और बताओ क्या तुम यहाँ पर एक म्यूजिक सुनना चाहोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये म्यूजिक क्या है। उसका ये बात को सुनकर टक जल्दी से वो चेयर में बैठकर ये पियानो को बजाने लग जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो काफी अच्छे तरीके से ये पियानो को बजा रहा था। मैं हूँ माँ घर चौथ करोड़पति। और तभी हम लोग उस शहर का सभी इंसानों को देखते हैं जो कि वो पियानो का आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी अचानक से देखते देखते उस जगह पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसको असल में D2 कहा जाता है। और वो मॉन्स्टर तो आने के साथ ही साथ इस जगह पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था जहाँ पर वो D2 यहाँ के इंसानों को जोड़कर सबसे पहले हमारे MC के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है क्योंकि वो पियानो बजा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ये सब कुछ के बारे में हमारे MC को पहले ही पता चल गया था और आगे जब भी D2 उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वो डेस्टिनी कहता है। जब भी वो ये कहता है तभी इनमें में उस जगह पर एक लड़की आकर उसको एक कस के लात मारती है। इस वजह से तो यहाँ पर वो D2 काफी दूर जाकर गिरा था और तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से टाट का एक हाथ गायब हो जाता है। इस वजह से तो दूर शायद वो लड़की भी ट्रांसफॉर्म हो गई थी जहाँ पर वो सीधा D2 से फाइट करने लग जाती है और तभी अचानक से वो एक छड़ी को निकाल कर सीधा टाट को दे देता है जो लेकर ही वो कहने लग जाता है कि चलो अब शुरू करते हैं। जब भी वो ये कहता है तभी अचानक से वो लड़की उस D2 के ऊपर अटैक कर देती है और दूर साइड तो हमारे MC को पता चल गया था कि आखिरकार वो D2 का कोड कहाँ पर है। और आगे जब भी हमारा MC इसके बारे में वो लड़की को बताता है वो सीधा हमने फुल पावर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका इतना खतरनाक अटैक की वजह से तो वहाँ पर वो D2 भी खत्म हो गया था। और सारा कुछ खत्म होने के बाद हमारा MC का वो हाथ भी दोबारा लौट आता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये असल में होता है म्यूजिक और वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है और आगे वो लड़की उसके पास जाकर उसको रोस्ट मारते हुए कहने लग जाती है कि एक नॉर्मल सा D2 से लड़कर ही तुम्हारा ये हालत हो गया तो आखिरकार हम लोग कैसे न्यूयॉर्क जाएंगे। इसी वजह से लगता है मुझे तुमको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। उसका ये बात को सुनकर हमारा MC कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा ही हमने फुल पावर के साथ लड़ाई करते हो जहाँ पर तुम हर टाइम पे फाइट करने के दौरान मेरा लाइफ फोर्स खत्म कर देते हो और वैसे भी तुम ये पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल करके नहीं रख पाते हो। सच में तुम बेकार हो। वो लड़की जिसका नाम सियोन है वो कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अगली बार से इतना कमजोर D2 से फाइट करने के दौरान ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमारा MC कहता है कि चलो ठीक है अभी उड़ने में मेरा थोड़ा सा मदद तो कर दो। और वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है तभी अचानक से इतने में एक लड़की उल्टा गाड़ी चलाते हुए उसके पास आ जाती है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि एक लड़की उल्टा गाड़ी को इतना अच्छे तरीके से कैसे चला सकती है। क्या ये सच में कोई लड़की है ना कि कुछ और तभी वो लड़की जिसका नाम ऐना है वो गाड़ी से उतरते हुए कहने लग जाती है कि तुमने दोबारा मुसीबत स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने तो बस 10 मिनट के लिए यहाँ पर रुके थे, क्या तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा सा शांत नहीं बैठ सकते। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो
दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि इसने ये सा कुछ किया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ऐना काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर ही छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगी। उसका ये बात को सुनकर सियोन सबसे पहले हमारे एमसी को उठाकर गाड़ी के तरफ फेंक देती है, वो भी काफी स्पीड से। जो करने की तुरंत ही बाद सियोन भी गाड़ी में चढ़कर जल्दी से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऐना हमारे एमसी को डांटने लग जाती है कि तुमको वहाँ पर जाकर पियानो बिल्कुल भी बजाना नहीं चाहिए था, और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि D2 म्यूजिक से कितना ज्यादा नफरत करते हैं। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कार में तो सियोन बिस्किट का काफी सारा पैकेट खा गई थी, और सारा बिस्किट खाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन से कहने लग जाती है कि मुझे और भी बिस्किट चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि वो इतना बिस्किट क्यों खा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सियोन एक म्यूजिक कार्ट है, इसी वजह से उसको एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। और आगे उन लोग का बातों बातों में हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में न्यूयॉर्क जा रहे थे। और आगे रास्ते के दौरान जब भी वो लोग एक होटल पे रुकते हैं, वहाँ का मालिक बताने लगता है कि तुम लोग न्यूयॉर्क इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जाकर जो शहर है उसके अंदर ढेर सारा D2 मौजूद है। और काफी सालों पहले इस शहर के ऊपर D2 ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से उस शहर पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, और यही एक लौता रास्ता है जिससे कि तुम लोग न्यूयॉर्क पे जा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर हमारा एमसी कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग वहाँ के सभी D2 को ही खत्म कर देंगे। ये कहकर जब भी वो सियोन को ऑर्डर देता है, सियोन यहाँ पर काफी स्पीड से सभी D2 को हराने के लिए चली जाती है, और वो वहाँ पर जाकर फाइट कर ही रही होती है। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी को पता चलता है कि वहाँ पर तो कुछ ज्यादा D2 है। जब भी उसको ये रियलाइज होता है वो भागते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और दूर से हम लोग सियोन को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो भी फाइट करते करते काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और तभी इतने में उसके पास ऐना जाकर उसको हमने साथ वो होटल पर दोबारा लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग अब की बार एक अच्छा प्लान बनाते हैं जिससे कि वो लोग सभी D2 को हरा सके। लेकिन इसके लिए तो सबसे पहले हमारे एमसी को एक पियानो चाहिए था, जिसका आवाज को सुनकर सभी D2 एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। इसी वजह से सियोन जल्दी से वो पिछले वाला शहर से वो पियानो को उठाकर उसके पास लेकर आती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो दोनों वही शहर पर थे जिसके अंदर ढेर सारा D2 है, और उस जगह पर तो बिना कुछ सोचे समझे मस्त हमारा एमसी पियानो को बजा रहा था। उसका ये पियानो का आवाज को सुनकर तो वहाँ पर सभी D2 भी जाग गए थे, और तभी उनमें से एक D2 सबसे पहले सियोन के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी इतने में उस जगह पर काफी सारे D2 आकर हमारे एमसी को घेर लेते हैं। वो कहता है कि लगता है अब मुझे अपना पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कहकर जब भी वो डेस्टिनी कहता है तभी अचानक से उसका हाथ गायब हो जाता है। और दूसरे हम लोग सियोन को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से हमारे एमसी को वो छड़ी देता है। और आगे जब भी हमारा एमसी वो छड़ी को पकड़ता है, इतने में पीछे से सियोन आकर एक D2 को हरा देती है। जो करकड़ी आगे सियोन अपने वेपन के मदद से वो सभी D2 का लीडर के ऊपर अटैक कर देती है। उसका ये अटैक की वजह से तो वो D2 काफी दूर जाकर गिरा था, जो देखकर वो D2 का साथ ही सियोन के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सियोन भी थोड़ी ना कम थी, वो जल्दी से एक एक करके अपने वेपन के मदद से सबको खत्म कर देती है। और वो ये सा कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो D2 का लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से तो यहाँ पर सियोन काफी दूर जाकर गिरा था। और दूसरे हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं, और उसका भी तो हालत खराब हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। और दूसरे हम लोग सियोन को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो उस D2 से बच कर उसके ऊपर अटैक करे जा रही थी, लेकिन उसका ये सारा कुछ अटैक तो उसके ऊपर बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा था, जहाँ पर वो बार बार अपने आप को रिजनरेट करे जा रहा था। जो देखकर वो कहने लग जाती है कि लगता है अब मुझे अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जल्दी से अपने वेपन को एक शॉट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जो करने के तुरंत ही बाद वो काफी स्पीड के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो D2 भी थोड़ी ना कम था, वो अपने आप को दोबारा रिजनरेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर हमारा एमसी आकर अपना पूरा जान लगा देता है। उसका जान लगाने की वजह से तो दूसरा सियोन भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी, जहाँ पर वो अपने वेपन के मदद से वो D2 के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करती है। उसका इतना पावरफुल अटैक की वजह से तो दूसरे साथ वो D2 भी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। और आगे देखते देखते उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी के साथ साथ तो उन दोनों ने मिलकर वो D2 को खत्म कर दिया था। और आगे जब भी हमारा एमसी को होश आता है, उसके सामने तो यहाँ पर सियोन खड़ी हुई थी, जहाँ पर वो जल्दी से अपने हाथ को आगे कर उसको उठने में मदद करती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो हमारा एमसी आराम से अपना पियानो को बजा रहा था। और तभी हम लोग उस जगह पर सभी लोगों को देखते हैं जो कि आराम से ये पियानो का म्यूजिक को सुन रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो तीनों दोबारा अपने सफर पर निकल चुके थे। ऐना कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मिलकर वो D2 को हरा दिया, लेकिन दूसरी साइड तो वो दोनों अपने अपने अलग ही ख्याल पर थे। हमारा एमसी कहता है कि आज का दिन कितना ज्यादा खूबसूरत है, और मुझे पक्का यकीन है कि मुझे रास्ते में एक न एक अच्छा पियानो मिल ही जाएगा, और उसको मैं कैरी करूंगा। और दूसरी साइड तो सियोन एक डोनट को घूरते हुए ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डोनट मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, और इससे मुझे ढेर सारा एनर्जी भी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये डोनट वाला सेब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन दोनों का ये सा
का कोई फालतू का बकवास को सुनकर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज तुम दोनों मेरा बात तो सुन लो। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और इस जगह पर तो उसका बेटा उसको उठाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके फादर वहाँ पर ही मारे जाते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा MC था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपना स्पीच दे रहा था। वो कहता है कि म्यूजिक जितना अच्छा है उतना ही हमारे लिए खतरनाक भी है। और तभी हमें पता चलता है कि आखिरकार हमारे MC का फादर का मौत कैसे हुआ। उसका फादर असल में काफी अच्छे पियानिस्ट थे, लेकिन जब भी उन्होंने ये शहर पे आकर पियानो बजाया, अचानक से म्यूजिक को सुनकर उस जगह पर D2 आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो मारे गए। और इतने सारे लोगों के मौत की वजह से तो यहाँ पर म्यूजिक को बैन कर दिया गया था। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि सिम्फोनिका का मेंबर और जो लोग म्यूजिक कार्ड है वो लोग ही असल में म्यूजिक को बजा सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी म्यूजिक को नहीं बजा सकता। और तभी हमें पता चलता है कि सिम्फोनिका असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि D2 को मारने का ऑर्डर दिया गया है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा MC थोड़ा सा बड़ा हो गया था और आराम से अपना म्यूजिक को बजा रहा था। और भले म्यूजिक बैन है लेकिन इसके बावजूद भी वो हमने घर पे अकेला बैठकर म्यूजिक को बजा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर सियोन आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोन असल में हफ्ते में एक बार उसका घर को साफ करने के लिए आती है। जहाँ पर सियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाती है कि तुमने करीब एक हफ्ते से नहाया नहीं है, इसी वजह से जल्दी से जाओ और नहा कर आओ। और तभी हमें बातों बातों में पता चलता है कि हमारा MC तो अपने डैड के मौत के बाद से करीब 10 सालों के अंदर बाहर पर बिल्कुल भी नहीं गया है, जहाँ पर वो हमेशा ही अपने घर में बैठकर बस पियानो बजाता रहता है। जहाँ पर सियोन उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना गंदगी में कैसे रह लेते हो, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से क्यों ना तुम ये सब कुछ साफ करो। वो कहता है कि साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे ही पियानो बजाने के टाइम पे तुम्हारी तरह ये मेरा बेइज्जती नहीं करता है, इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। और आगे ऐसे ही वो दोनों बातों बातों में तो एक दूसरे से झगड़ना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर आना आकर उन दोनों को शांत करवाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सियोन उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी अच्छे तरीके से पियानो बजाते हो, इसी वजह से तुमको बाहर जाकर पियानो बजाना चाहिए, जिससे कि लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। हमारा MC कहता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग म्यूजिक को क्या मानते हैं, मैं खुद ही अपने घर पे पियानो बजाऊंगा और खुद ही सुनूंगा। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारे MC को ऐसा लगता है कि सभी लोगों को म्यूजिक से नफरत है। और आगे आना उससे कहने लग जाती है कि कुछ दिनों बाद हम लोग न्यूयॉर्क पर जा रहे हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, और इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम अपना गुजारा कैसे करोगे, तुम तो बाहर भी नहीं निकलते, जहाँ पर तुम हर टाइम पियानो बजाते हो और रात में बहुत सारा कुछ कर कर सो जाते हो। सियोन कहती है कि क्यों ना ये भी हमारे साथ न्यूयॉर्क पर जाए। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं हमेशा ही घर पर रहूंगा और अपना पियानो बजाऊंगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना और उसकी छोटी बहन सियोन अपने घर पर जा रही थी, और उस जगह पर तो सियोन अपना उंगली को बजा रही थी जैसे पियानो बजाते हैं। और ये देखकर तो यहाँ पर ऐना को सारा कुछ समझ आ गई थी कि सियोन को असल में हमारे MC का पियानो बजाना काफी ज्यादा पसंद है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सियोन ने उसके लिए एक पोस्टर लाई थी, जो दिखाती हुए सियोन कहने लग जाती है कि इस सिटी में असल में एक पार्टी होने वाला है, क्यों ना तुम उस जगह पर जाकर पियानो बजाओ, और अगर तुम उस जगह पर पियानो बजाओगे तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे। उसका ये बात को सुनकर हमारा MC उससे पूछने लग जाता है कि क्या लोगों को अभी भी म्यूजिक सुनना पसंद है, और यहाँ पर तो हमारा MC इतने सारे लोगों के सामने बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं बजाया था, और इस चक्कर में वो हद से ज्यादा नर्वस हो जाएगा, इसी वजह से वो इसके लिए मना कर देता है। और ये कहकर जब भी वो बाथरूम करने के लिए जाता है अचानक से वो म्यूजिक का आवाज सुनता है, इसी वजह से वो बाथरूम को छोड़कर भागते भागते अपने रूम पर जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर तो सियोन अकेले बैठकर पियानो बजा रही थी, और यहाँ पर तो वो काफी अच्छे तरीके से पियानो को बजा रहा था। देशों डील्स मेरे पास के अंदर पैसा जैसे सुपर पावर, लड़का बहुत दुर्लभ किसी बात की परवाह नहीं, मैं हूँ माधर चो करोड़। और आगे जब भी उसका पियानो बजाना खत्म होता है हमारा MC उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने कहाँ से पियानो बजाना सीखा है। वो बताती है कि असल में बचपन में मेरे मॉम ने मुझे पियानो बजाना सिखाया था, और तभी अचानक से उसको एक काम याद आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तो यहाँ पर ऐना आया था ये रूम का साफ सफाई करने के लिए, जहाँ पर हमारा MC उससे पूछने लग जाता है कि तुमने कभी भी बताया नहीं कि सियोन को भी पियानो बजाना आता है। वो कहती है कि सियोन को पियानो बजाना काफी ज्यादा पसंद है, जहाँ पर उसको पियानो
बजाने के साथ साथ तुम्हारा म्यूजिक सुनना भी काफी ज्यादा पसंद है। और जब भी तुम पियानो बजाते हो वो उस टाइम पे हद से ज्यादा खुश होती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो असल में इस सिटी पर पार्टी था। जब भी हमारा एमसी दोबारा अपने रूम पर पियानो बजाने के लिए जाता है वहाँ पर तो पियानो नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि सियोन ने तो काफी पहले ही वो पियानो पार्टी पर लेकर गया था बजाने के लिए, जहाँ पर सियोन सबको इन्वाइट करता है 6 बजे यहाँ पर म्यूजिक सुनने के लिए। और तभी इतने में उस पर वही बंदा भी आ जाता है जो कि रूल बनाया था म्यूजिक बजाना बैन है, लेकिन इस सिटी में तो काफी सालों बाद पार्टी हो रहा है, इसी वजह से वो भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है लेकिन अभी तक तो टाक्ट यहाँ पर नहीं आया था। इसी वजह से सियोन अकेले ही जाकर पियानो को बजाने लग जाती है और वो म्यूजिक को बजा रही होती है। लेकिन तभी इतने में उस पर टाक्ट आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुमको पता है ना कि पार्टी में ये म्यूजिक बिल्कुल भी बजाया नहीं जाता है। और आगे जब भी हमारा एमसी पियानो बजाना स्टार्ट करता है यहाँ पर तो उसका म्यूजिक सभी को काफी ज्यादा पसंद आया था। और आगे म्यूजिक खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों थोड़ी देर के लिए स्टेज में खड़े होते हैं इतने में उस पर D2 आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और D2 के हमला करने की वजह से तो यहाँ पर टाट का एक हाथ घायल हो गया था, लेकिन दूसरा तो सियोन का हालत उससे भी काफी ज्यादा बुरी थी, जहाँ पर वो इतना घायल हालत पे होने के बावजूद भी वो उससे कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा पियानो का म्यूजिक दोबारा सुनना चाहती हूँ। लेकिन उसका हालत तो कुछ ज्यादा खराब था, इसी वजह से ये कहते कहते ही वो वहाँ पर ही मारी जाती है। और उसको मरा हुआ देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा दुखी हो गया था, जहाँ पर वो रोती हुई उससे कहने लग जाता है कि सियोन प्लीज तुम अपना आगे खोलो। लेकिन जब भी वो ऐसा कहता है अचानक से सियोन का लॉकेट चमकने लग जाता है और तभी अचानक से सियोन के अंदर से एक स्पीड बाहर निकलती है। और यहाँ पर तो वो स्पीड दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, जहाँ पर वो सीधा जाकर टाट का वो घायल हाथ पर एक बाइट करती है। इस वजह से तो यहाँ पर अचानक से उसका हाथ गायब हो गया था। लेकिन तभी अचानक से सियोन जिंदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो अब एक म्यूजिक कार्ड बन गया था और दूसरा हमारा एमसी कंडक्टर बन चुका था जो कि उसको कंट्रोल करेगा। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर उन दोनों का आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। और आगे टाक तो उससे पूछने वाला होता है कि आखिरकार तुम कौन हो। इतने में सियोन कहने लग जाती है मुझे आसपास काफी सारे D2 महसूस हो रही है और किसी भी कीमत में मुझे वो सभी D2 को हराना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ मिलकर वो सभी D2 से फाइट कर रहे थे, लेकिन फाइट करते हुए तो यहाँ पर टाट का एनर्जी पूरा खत्म हो गया था, जिस वजह से अचानक से सियोन भी नीचे गिर जाती है। और उसको बेहोश देखकर जब भी टाट उसका मदद करने के लिए जाता है इतने में वो भी वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसको तो यहाँ पर काफी सारे D2 घेर लिया था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस पर लेनी नाम का एक बंदा आ जाता है और वो तो यहाँ पर अपने साथ अपना म्यूजिक कार्ड को भी लेकर आया था। और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर एक एक करके सभी D2 को खत्म कर देते हैं। और आगे जब भी हमारा एमसी को होश आता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और तभी वो उस पर सियोन को देखता है जो कि पूरी तरीके से बदल चुकी थी, जहाँ पर टट के पूछने पर उसको पता चलता है कि वो सियोन नहीं रही बल्कि डेस्टिनी बन चुकी है। और यहाँ पर तो हमारे एमसी को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी उसका मुलाकात लेनी और उसका म्यूजिक कार्ड से होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लेनी का जो म्यूजिक कार्ड है उसका नाम असल में टाइटन है। और आगे टट के पूछने पर खाने के टाइम पे लेनी उसको बताने लग जाता है कि आज से काफी सालों पहले इस दुनिया पर एक ब्लैक मीटोराइट आकर गिरा था जिसके अंदर से D2 निकले थे ढेर सारे। और उस टाइम पे तो ह्यूमन का बचना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ठीक समय पे म्यूजिक कार्ड आकर हम लोग को बचा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी इतने सालों से D2 अर्थ पड़ी थे और अभी वो सभी D2 बाहर पर जल्दी नहीं निकलते हैं। डेस्टिनी पूछती है कि क्या D2 और बाहर पर नहीं निकलती है, ऐसा है तो मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से हमारे एमसी लेनी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार सियोन का बिहेवियर इतना ही ज्यादा चेंज कैसे हो गया। वो बताता है कि फ्यूचर में जाकर जो म्यूजिक कार्ड बनने वाले होते हैं वो सभी बचपन से ही म्यूजिक कार्ड होने का साइन दिखाते रहते हैं और उसके साइन के मदद से ही बाद में उन लोग को सिम्फोनी का लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उन लोग को एक स्पेशल प्रोसेस के अंडर पे म्यूजिक कार्ड बना दिया जाता है। लेकिन इस चीज का एक साइड इफेक्ट है कि एक इंसान म्यूजिक कार्ड बनने के बाद वो अपने पास्ट के सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन सियोन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर सियोन को ये म्यूजिक कार्ड वाला पावर नेचुरली मिला है और इसी के साथ साथ तुमको भी कंडक्टर का पावर नेचुरली मिला है। और मैं अगर सच कहूँ तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूँ कि सियोन अभी सियोन नहीं रही बल्कि डेस्टिनी बन चुकी है। और लेनी शायद वो प्रोसेस के अंदर से नहीं गई, इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सियोन डेस्टिनी के रूप पर ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी, वो जल्दी मारी जाएगी। लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत करो, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैं सिम्फोनी का हेडक्वार्टर पे सियोन को ठीक करने का एक एप्लीकेशन भेज दूंगा और मुझे जितना दूर पता है वो लोग तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एना ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो सियोन को ठीक करने के लिए उसी हेडक्वार्टर पर जाएगा और वो तो असल में काफी दूर न्यूयॉर्क पर है। जब भी आगे लेनी न्यूयॉर्क पे जाने का रास्ता को देखता है वो कहने लगता है कि हम लोग कोई भी रास्ते से जाएंगे लेकिन वो खतरनाक ही होगा क्योंकि उस जगह पर ढेर सारे D2 रहेंगे और इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ बस आधे रास्ते ही
चलूंगा, इसके बाद तुम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और तुम लोग जरा टेंशन मत करो, मैं वो आधे रास्ते में तुम लोग को D2 से फाइट करना भी सिखा दूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो डेस्टिनी टाइटन के साथ बैठी हुई थी और दूसरा हम लोग टर्ट को देखते हैं जो कि ये सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ गायब हो जाता है। तभी इतने में उस पर टाइटन आकर कहने लग जाती है कि डेस्टिनी अभी अभी यहाँ से भाग गई। और आगे वो सभी जब भी बाहर पर चेक करने के लिए जाते हैं, टाइटन के मदद से उन लोग को पता चलता है कि मुझे सामने काफी सारे D2 महसूस हो रही है और शायद सियोन वो सभी D2 को खत्म करने के लिए गई है। उसका ये बात को सुनकर घबरा के मारे हमारा MC भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है उसको ढूंढने के लिए। दूसरा हम लोग डेस्टिनी को देखते हैं जो कि काफी देर से D2 को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यहाँ पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी एक भी D2 को खत्म कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको ये पावर अभी मिली है और उसको ये पावर को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आती। और तभी इतने में उस पर हमारा MC आकर उसको बताने लग जाता है कि तुम अभी अपना पावर को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इसी वजह से जल्दी जल्दी मेरा एनर्जी भी खत्म हो रहा है। और तभी इतने में उस पर काफी सारे D2 आकर उन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन वो लोग कुछ करे इससे पहले उस पर लेनी और टाइटन आकर एक एक करके सबको खत्म करने लगते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर ही तो वो लोग ने मिलकर वो सभी D2 को खत्म कर दिए थे। और आगे हमारा MC के पूछने पर लेनी बताने लग जाता है कि शायद डेस्टिनी अंदर से तुमको खा रही है और शायद वो जिंदा रहने के लिए तुम्हारे अंदर से तुम्हारा लाइफ एनर्जी ले रही है, और इसी वजह से डेस्टिनी बाकी म्यूजिक कार्ड से काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेस्टिनी खुद का नहीं बल्कि तुम्हारा भी लाइफ फोर्स को छीन कर पावर का इस्तेमाल कर रही है। वो लोग एक दूसरे से ये सब के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक D2 जाकर रेना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस पर डेस्टिनी आकर उसको एक कस के लात मारती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ये करने के बाद आगे डेस्टिनी हमारा MC से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुमको ये घर की जरूरत है। जब भी हमारा MC मना करता है, इतने में ही डेस्टिनी सीधा जाकर अपने वेपन के मदद से वो घर के ऊपर एक शूट करती है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, वहाँ पर D2 के साथ साथ तो उसका घर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और आगे आना चिल्लाती हुई डेस्टिनी से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो टट का पूरा घर ही उड़ा दिया, तो आखिरकार वो अब कहाँ पर रहेगा। वो कुछ कहे इससे पहले हमारा MC कहने लग जाता है कि तुमको जहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से मैं भी तुम लोगों के साथ जाने वाला हूँ न्यूयॉर्क पर। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों कार पर थे और यहाँ पर तो डेस्टिनी बार बार आना को आना कहकर ही पुकार रही थी। इसी वजह से आना उससे कहने लग जाती है कि तुम आज से मुझे बड़ी बहन कहकर ही पुकारना। उसका ये बात को सुनकर आगे डेस्टिनी भी इसके लिए मान जाती है। और तभी हम लोग पीछे हमारे MC को देखते हैं जो कि म्यूजिक बजाने का प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी बिना पियानो का। और आगे डेस्टिनी के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे अभी किसी भी कीमत में पियानो बजाना है, मैं म्यूजिक के अलावा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और अगर तुम एक म्यूजिक कार्ड हो तो जल्दी से बताओ क्या तुमको म्यूजिक के बारे में पता है। जिस पर डेस्टिनी उसको रोस्ट मारती हुई कहने लग जाती है कि मुझे म्यूजिक के बारे में सारा कुछ पता है जो कि तुमको भी नहीं होगा, और वैसे ही मेरा जन्म म्यूजिक से ही हुआ है, तो आखिरकार मुझे म्यूजिक के बारे में क्यों नहीं पता होगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूर से हमारा MC भी बिल्कुल चुप हो गया था। Surprise me. फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ मिलकर एक D2 से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तो डेस्टिनी D2 के ऊपर एक भी हमला कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब भी उस पर लेनी और टाइटन आती है, वो दोनों एक साथ मिलकर काफी इजीली से वो D2 को हरा देते हैं। और D2 खत्म होने के बाद आगे हमारा MC लेनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे समझाओगे कि आखिरकार सियोन बार बार D2 के ऊपर हमला क्यों कर रही है। वो बताता है कि तुम जिसको सियोन समझ रहे हो वो अभी सियोन नहीं है बल्कि डेस्टिनी बन चुकी है, इसी वजह से उसका गोल बस एक ही है, चाहे जो कुछ हो जाए उसको बस D2 को हराना है। और मुझे पता है कि तुम सही तरीके से डेस्टिनी को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, इसी वजह से चलो मैं तुमको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि तुम बस ये सोचो कि डेस्टिनी असल में एक म्यूजिक है, जहाँ पर तुम ये छड़ी के मदद से वो म्यूजिक को ये म्यूजिक कार्ड में डालकर चलाओ। और तुम जितना मेहनत कर अपना म्यूजिक को वो म्यूजिक कार्ड में डालकर चलाओगे, म्यूजिक कार्ड भी यहाँ पर उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और म्यूजिक कार्ड जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही तुमको भी अपना लाइफ फोर्स बचाने का मौका मिलेगा। और तभी इतने में उस पर एक बंदा आ जाता है और उसका नाम तो जोनाथन था। मतलब इस एनीमे में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पहला तो ये एनीमे पे अटैक ऑन टाइटन से टाइटन नाम का एक लड़की आया और दूसरा जोनाथन गेमिंग से यहाँ पर जोनाथन ही आया, मतलब हो क्या रहा है। और आगे जब भी जोनाथन वहाँ पर लेनी को देखता है वो तो यहाँ पर उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेनी तो असल में जोनाथन का दोस्त था। जहाँ पर जोनाथन उससे कहने लग जाता है कि कुछ ही दूर में मेरा फार्म है, इसी वजह से क्यों ना तुम सब मेरे साथ मेरे फार्म पर चलो। उसका ये सारा कुछ बात को सुनकर आगे लेनी भी इसके लिए तैयार हो जाता है।
है। और आगे जब भी लेनी वो फार्म पर जाता है, यहाँ के फार्मिंग को देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ सालों पहले तो ये जगह असल में कसिनो का जगह था। जोनाथन बताता है कि कुछ सालों पहले असल में काफी सारे डीटो ने मिलकर इस जगह के ऊपर हमला किया था। उसी टाइम पर ही तो ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इसी वजह से हम लोग इस जगह पर कसिनो के जगह पर फार्मिंग करते हैं, और यहाँ के जो ओनर है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और तब इतने में उस जगह पर मैगी नाम की एक लड़की आ जाती है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये 2 मिनट वाला मैगी नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम चलने वाला मैगी है। और अब आप लोग समझ लो कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ, और कमेंट पे भी इसके बारे में जरूर बताना। और तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में जोनाथन का वाइफ है, और वो उसी के साथ ही इस जगह पर फार्मिंग करती है। और तभी इतने में उस जगह पर मिस्टर लेंग भी आ जाते हैं, और यही तो असल में इस जगह के मालिक है। और थोड़ी देर लेनी के साथ बातें करने के बाद वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार ये सभी बच्चे कौन हैं? जिस पर लेनी बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि ये सभी असल में मेरे बच्चे हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो चुके हो, हम तुम्हारे बच्चे कैसे बन गए? उसका ये बात को सुनकर लेनी सबको समझाने लग जाता है कि ये असल में मेरा बड़ा बेटा है, इसी वजह से वो हर टाइम गुस्से में रहता है। और तभी हमें पता चलता है कि लेनी ये सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, और वो अपने दोस्त टाइटन को जलाने के लिए ये सारा कुछ कह रहा था कि भाई तेरा अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ, देख मेरे पास कितने सारे बच्चे हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो सभी जोनाथन के घर पर थे, और लेनी के घर पे आने के वजह से तो यहाँ पर पार्टी चल रहा था। और आगे खाते हुए थोड़ी सी बातें करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि जब काफी सालों पहले डीटो ने जोनाथन के ऊपर हमला किया था, तभी उस टाइम पे लेनी आकर उसका जान बचाया था, और इसी वजह से असल में उसने आज इस जगह पर एक पार्टी रखा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो लेनी मिस्टर लेंग से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर लेनी मिस्टर लेंग को ढेर सारा पैसा दिखाते हुए कहने लग जाता है कि हमें भी थोड़ा सा खेलने का मौका दो यार, हम लोग ऐसे कैसे जिएंगे। और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर लेंग तो छुप छुप कर उस जगह पर एक कसिनो चला रहे थे, और इस जगह पर तो काफी सारे लोग हैं, और इस जगह के बारे में तो यहाँ पर किसी भी फार्मर को नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये सारा कुछ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको असल में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। और तभी हम लोग दूसरा टक टहना और डेस्टिनी को देखते हैं, जो कि हमने रूम पर थी, लेकिन उस जगह पर तो डेस्टिनी काफी ज्यादा अजीब हरकत करे जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको जमीन के अंदर से तो कुछ अलग ही चीज का आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से वो जल्दी से दीवार तोड़कर उस जगह पर जाने लगती है जहाँ से ये आवाज आ रही है। उसको जाते हुए देखकर तो यहाँ पर टाट और एना भी उसके पीछे पीछे चले गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा छानबीन करने के बाद तो यहाँ पर उन लोगों को वो कसिनो भी मिल गया था, जहाँ पर डेस्टिनी सीधा कुछ गार्ड के पास जाकर उन दोनों को पीट कर साइड में कर देती है। और उन दोनों गार्ड को पीटने के बाद जब भी वो सभी अंदर पड़ जाते हैं, वहाँ पर तो डेस्टिनी एक एक करके उस जगह के सभी चीजों को तोड़फोड़ कर रही थी, और इसी वजह से तो उस जगह पर काफी सारे बॉडीगार्ड आकर उसको घेर लिए थे। और वो लोग कुछ करे इससे पहले डेस्टिनी कहने लग जाती है कि D2 यहाँ पर आ चुकी है। जब भी वो ये चीज कहता है तभी इतने में उस जगह पर ढेर सारा D2 आकर उन दोनों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर डेस्टिनी भी अपने फॉर्म पर आ चुकी थी, और तभी इतने में उस जगह पर लेनी और टाइटन आकर उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस पॉइंट पर तो यहाँ पर लेनी उन दोनों को फाइट करना सिखा रहा था। और दूसरा हम लोग टाट और डेस्टिनी को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर एक एक करके सभी D2 को खत्म करे जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों मिलकर कुछ ही टाइम के अंदर तो यहाँ पर सभी D2 को खत्म कर दिए थे। और सभी D2 के खत्म करने के बाद तो यहाँ पर उन लोगों का मिशन भी कंप्लीट हो चुका था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में लेनी का ही प्लान था, लेकिन उन लोग के प्लान के बीच तो यहाँ पर हमारे एमसी और डेस्टिनी आकर टपक गए थे, और यहाँ पर फाइट करने के वजह तो ये कसिनो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और दूसरा हम लोग मिस्टर लेंग को देखते हैं, जो कि ढेर सारा पैसे को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में तो इतना कम ही पैसा उसके पास बचा हुआ था। और तभी इतने में उस जगह पर टाइटन आकर कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन लेनी के कहने पर तुमको सबका पैसा लौटाना पड़ेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज तो असल में वो सभी यहाँ से जाने वाले थे, जहाँ पर जाने से पहले जोनाथन उन लोगों को काफी सारे कौन देता है, और इसी दौरान तो यहाँ पर लेनी और टाइटन उन दोनों को छोड़कर चला गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी के साथ ही उन दोनों का रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब से तो हमारा एमसी अकेले ही सफर पर जाने वाला है। और तभी हम लोग दो साइड वही ब्लैक क्रिस्टल को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो क्रिस्टल एक ट्रेन के मध्य से सिम्फोनी का लेकर जाया जा रहा था। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं, जो कि कमांडर को रिपोर्ट दे रहा था कि इन दोनों हमें कुछ अजीब ही म्यूजिक कार्ड के बारे में पता चला है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा तो असल में यहाँ पर हमारा एमसी और डेस्टिनी के बारे में बातें कर रहा था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर कमांडर पूछने लग जाता है कि क्या तुमने कभी भी चेस्ट खेला है? चेस्ट में हमेशा प्यादों को आगे रखा जाता है और किंग पीछे रहता है। इसी वजह से मैं तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं अकेले ये सा कुछ संभाल लूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि एक मैप को देख रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में कार का टायर पंचर हो गया था, और यहाँ पर तो है ना काफी मेहनत से वो टायर को चेंज कर रही थी, लेकिन टायर को खोलने के बाद ही तो
यहाँ पर है ना काफी ज्यादा थक गई थी। वो कहती है कि अरे यार मैं तो थक गई, क्या तुम थोड़ा सा मेरा मदद कर दोगे। आगे जब भी हमारा एमसी उसका मदद करने के लिए जाता है, यहाँ पर तो वो कार ठीक करने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था, जो देखकर आगे डेस्टिनी उसको रोस्ट मारती हुए कहने लग जाती है कि सच में तुमको तो म्यूजिक बजाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एना ने ठीक ही कहा था। उसका ये बात को सुनकर हमारा एमसी कुछ कहे इससे पहले डेस्टिनी अपना म्यूजिक कार्ड में आ जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तो अभी अभी सामने एक D2 को देखा था, जहाँ पर वो जाने के साथ ही साथ उससे फाइट करने लग जाती है। और उससे फाइट करते करते तो यहाँ पर वो लोग एक रेलवे ट्रैक पर आ गए थे। और आगे जब भी डेस्टिनी वो D2 के ऊपर अपना अटैक करती है, यहाँ पर तो वो खत्म हो गया था। और तभी देखते देखते उस जगह पर एक ट्रेन भी आ जाता है, लेकिन डेस्टिनी के वजह से तो वो रुक गया था। और तभी इतने में उस जगह पर एना के साथ साथ टार्क भी आ जाता है। और तभी हम लोग उस जगह पर और एक नए म्यूजिक कार्ड को देखते हैं, जो कि डेस्टिनी के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि सच बताना क्या तुम एक म्यूजिक कार्ड हो। ये कहकर वो जल्दी से अपना स्वॉर्ड उसके ऊपर तान देती है। और आगे वो दोनों फाइट करे इससे पहले उस जगह पर एना आकर कहने लग जाती है कि लगता है तुमको कुछ गलत फहमी हुआ है, हम लोग तो असल में यहाँ पर कुछ काम के लिए आए थे। और डेस्टिनी तो असल में इस जगह पर एक D2 को खत्म कर रही थी। और तभी इतने में उस जगह पर वही कमांडर आ जाता है। और यहाँ पर तो कमांडर को पहले से ही हमारा एमसी और डेस्टिनी के बारे में सारा कुछ पता था, इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ ट्रेन पर चलो, हम लोग जाते टाइम पे तुम्हें तुम्हारे रास्ते छोड़ देंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो तीनों मान गए थे, जिस वजह से वो लोग कमांडर के साथ ट्रेन पर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ साथ तो वो लोगों ने अपना कार भी ट्रेन पे चढ़ा दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर तो उन तीनों के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर कमांडर बताने लग जाता है कि मैं असल में ब्लैक क्रिस्टल को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर जो मूनलाइट नाम का म्यूजिक कार्ड था वो कहने लग जाती है कि कमांडर आपको ये बात इन लोगों को बताना नहीं चाहिए था। कमांडर कहता है कि इन लोगों के पास खुद का एक म्यूजिक कार्ड भी है, इसी वजह से इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो डेस्टिनी को यहाँ का रखा हुआ केक काफी ज्यादा पसंद आया था, इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे वो केक को काफी स्पीड से खाने लग जाती है। और उसका ये सारा कोई हरकत को देखकर कमांडर कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसा म्यूजिक कार्ड है, मैंने इस टाइप का म्यूजिक कार्ड कभी भी नहीं देखा। और आगे कमांडर हमारे एमसी से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको इतना पावरफुल वेपन कहाँ पर मिला। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एना सीरियस हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्या वेपन, क्या तुम सभी म्यूजिक कार्ड को वेपन समझते हो। और आगे एना उससे झगड़ा करे इससे पहले हमारा एमसी कहने लग जाता है कि मुझे तुमको ये चीज के बारे में बताना नहीं है। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो मूनलाइट ने उन तीनों को उनका रूम दिखा दिया था, जो करने के बाद ही मूनलाइट उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले डेस्टिनी कहने लग जाती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक D2 को सेंस किया है। ये कहकर वो जल्दी से अपने फॉर्म पर आकर ट्रेन को तोड़कर वो D2 को खत्म करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो डेस्टिनी ट्रेन के ऊपर ही वो D2 से फाइट कर रही थी। और डेस्टिनी को फाइट करता हुआ देखकर वहाँ पर वो लड़की भी उसका मदद कर रही थी। लेकिन जब भी एक D2 अचानक से टाट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी इतने में उस जगह पर डेस्टिनी आकर अपने पार के मदद से उसको उड़ा देती है, जो करने के बाद वो सीधा हमारे एमसी के पास आकर बताने लग जाती है कि हमारा मिशन खत्म हुआ। और तभी हमें पता चलता है कि डेस्टिनी के इतना खतरनाक अटैक के वजह से तो वो जगह पूरा ही तबाह हो गया था। और इस वजह से तो यहाँ पर ट्रेन का जो ट्रैक है वो भी टूट गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का ये सभी अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी इनमें में उस जगह पर कमांडर की म्यूजिक कार्ड आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना तुम मूनलाइट को भी अपने साथ रख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी उसके पास कोई भी कंडक्टर नहीं है। ये कहकर आगे वो डेस्टिनी के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारे आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या मैं तुम्हारा ये आंखें ले सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी भी थोड़ी ना मानने वाली थी, वो उसको साफ साफ मना कर देती है। और तभी हम लोग दूसरे एना को देखते हैं, जो कि कमांडर को ये बता रही थी कि आखिरकार डेस्टिनी को अपना पावर कैसे मिली। और तभी इनमें में उस जगह पर ट्रेन ट्रैक को ठीक करने के लिए काफी सारे वर्कर आ जाते हैं, और वो लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं। इतने में उस जगह पर ढेर सारे D2 आ जाते हैं उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर इतने सारे D2 को देखकर तो डेस्टिनी जल्दी से अपने फॉर्म पर आ चुकी थी, लेकिन दूसरी साइड तो मूनलाइट थोड़ा सा डर गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह पर ढेर सारे D2 थे। और आगे डेस्टिनी सीधा जाकर वो सभी D2 के साथ फाइट करने लग जाती है। और दूसरी साइड मूनलाइट भी D2 से फाइट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसको फाइट करते करते काफी ज्यादा डर लग रहा था। और फाइट करने के दौरान तो यहाँ पर डेस्टिनी को थोड़ा सा चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती। और दूसरा हम लोग मूनलाइट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसको इतना थका हुआ देखकर कमांडर बताने लग जाता है मूनलाइट हर टाइम पे फाइट करने के दौरान इसलिए थक जाती है क्योंकि अभी उसके पास कोई भी कंडक्टर नहीं है। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं, और यहाँ पर तो उसको भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो चिल्लाती है उन दोनों को पहाड़ पे अटैक करने के लिए कहता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शुरुआत में मूनलाइट को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी डेस्टिनी अपने वेपन के मदद से पहाड़ पर अटैक
अटैक करने लग जाती है। और दूसरा हमारे एमसी को दर्द होने के बावजूद भी वो अपना काम कर रहा था। उसका ये सारा हरकत को देखकर मूनलाइट कहने लग जाती है कि तुम जैसा कंडक्टर मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा। ये कहकर आगे वो हमारे एमसी के पास जाकर उसको उड़ने में मदद करती है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर तो D2 के ऊपर गिर गए थे। इस वजह से तो काफी सारे D2 एक ही साथ मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर कुछ D2 बचे हुए थे, जो देखकर डेस्टिनी उन सभी को मार देती है। ये देखकर तो यहाँ पर मूनलाइट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइट के दौरान तो यहाँ पर डेस्टिनी उसका काफी ज्यादा मदद किया था। इसी वजह से आगे वो हमारा एमसी को काफी ज्यादा सम्मान देते हुए अपना नाम बताती है। मतलब दूसरा हमारा एमसी भी मनी मन ये कह रहा होगा कि अबायना लाइन पर काफी देर से साला तो कुछ ज्यादा बकवास करे जा रहा था, लेकिन मुझे इतना सम्मान देते हुए बातों को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया। और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जगह पर एक काफी बड़ा D2 आ जाता है। और इतना बड़ा D2 को यहाँ पर देखकर तो वो लोग तो दोबारा तैयार हो गए थे उससे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से कंडक्टर का वही म्यूजिक कार्ड जिसका नाम हेल है वो कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग खुद ही मजे लोगे, मुझे भी थोड़ा सा मजे लेने दो। ये कहकर तो वो यहाँ पर तुरंत ही तैयार हो गई थी वो D2 से फाइट करने के लिए, जहाँ पर वो काफी स्पीड से वो D2 के पास जाकर एक ही अटैक में उसको खत्म कर देती है। और उसको खत्म करने के बाद वो काफी बैड तरीके से कहने लग जाती है कि ये D2 को खत्म करने के बाद मुझे मजा ही आ गया। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो दूसरे हमारे एमसी को भी पता चल गया था कि वो असल में काफी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर तो अपने स्टेशन पर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो जाने से पहले मूनलाइट से ये कहता है कि अभी मुझे तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर आगे वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को इस तरीके से जाते हुए देखकर तो वहाँ पर मूनलाइट भी थोड़ा सा दुखी हो गई थी। और आगे कमांडर सीधा हमारे एमसी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि टाट तुमको हमारे साथ चलना चाहिए, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो मैं तुमको एक अच्छा पोस्ट भी दे दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वो पोस्ट के हकदार हो और इसी के साथ साथ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। इसके बदले में बस तुमको मेरा हर एक बात मानना पड़ेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर हमारा एमसी एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लग जाता है कि मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ और मुझे अभी तुम्हारा ये फालतू का बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा कमांडर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। आगे वो कुछ करे इससे पहले वो तीनों जल्दी से वहाँ से निकल लेते हैं और आगे वो लोग एक ऐसे शहर पे चले जाते हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उस जगह पर कुछ स्टोर खुला हुआ था। इसी वजह से वो लोग थोड़ी देर के लिए उस जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस सब पे अपने लिए ढेर सारे सामान भी परचेस कर लेते हैं। और आगे वो लोग एक ऐसे बार में जाते हैं जहाँ पर पियानो भी था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बार का ओनर तो हमारे एमसी का फादर का दोस्त था। इसी वजह से हमारे एमसी के कहने पर वो भी उसको ये पियानो बजाने के लिए देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में बेसमेंट पर थे, इसी वजह से यहाँ की आवाज बाहर पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर तो हमारा एमसी हर बार की तरह इस बार भी काफी अच्छे तरीके से पियानो को बजा रहा था। उसको इतना अच्छे तरीके से म्यूजिक बजाता हुआ देखकर तो बार का ओनर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, जहाँ पर वो सीधा हमारे एमसी के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम तो काफी अच्छे तरीके से पियानो को बजा लेते हो, इसी वजह से तुमको अपना एक म्यूजिक बनाना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो शहर से निकल चुके थे। फिर अगले सीन में हम लोग ग्रैंड मास्टर सागान को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने म्यूजिक आर्ट से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि फाइनली यहाँ पर हसीना फैमिली से कोई यहाँ पर आ गया है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ पर हमारे एमसी के बारे में बातें कर रहा था। और तभी हम लोग दूर से हमारे एमसी को देखते हैं जो कि एक नए शहर पे आ चुका था, जहाँ पर वो ये देखता है कि ये शहर तो पिछले शहर की तरह पूरी तरीके से तबाह था। और आगे जब भी डेस्टिनी ये शहर को चेक करता है वो बताने लगती है कि ये शहर हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और इसी के साथ साथ इस जगह पर कोई भी D2 नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस जगह पर मिठाई बिल्कुल भी नहीं मिलती है ना कहती है, लेकिन उससे भी काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है। ये कहकर आगे वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी को डांटने लग जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एमसी तो काफी देर से कांच पर उंगलियां बजाया जा रहा था। तभी हम लोग दूसरा सिम्फोनिका का सीन देखते हैं और उस जगह पर तो वही कमांडर हमने म्यूजिक आर्ट से बातें कर रहा था, जहाँ पर उसकी म्यूजिक आर्ट के पूछने पर वो कहने लगता है कि उस जगह पर तुमको म्यूजिक आर्ट को भेजने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिस शहर से इनकम कम होता है उस जगह पर म्यूजिक आर्ट को भेजना बेकार है, क्योंकि ऐसे शहर बस बेकार शहर होते हैं जिससे कि हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। और वैसे भी जिस शहर से फायदा नहीं होता हम लोग उस जगह पर म्यूजिक आर्ट को क्यों भेजे। और तभी अचानक से उसके रूम पे एक लड़की आकर कहने लग जाती है कि कमांडर आपको असल में ग्रैंड मास्टर बुला रहे हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर उससे कहने लग जाता है कि तुम टार से दूर रहो, मैं इसको संभाल लूंगा। और तभी हम लोग उस जगह पर ग्रैंड मास्टर का म्यूजिक आर्ट को भी देखते हैं जिसका नाम हेवन है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कमांडर काफी ज्यादा गुस्से में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो फालतू है और अभी ग्रैंड मास्टर के लिए उससे ज्यादा
है तार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि काफी बड़ा जाम लगा था। इस जगह पर इतना जाम इसलिए है क्योंकि सभी लोग तो ये शहर को छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो इस शहर में असल में डीटू ने हमला कर दिया था। इसी वजह से मस्ती मस्ती में एक पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि ये शहर को डीटू से कोई भी नहीं बचा सकता, जिस पर डेस्टिनी कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं ये शहर को बचा कर ही रहूंगी क्योंकि मैं एक म्यूजिक आर्ट हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो तीनों एक होटल पर रुके थे और उस जगह पर तो हमारे एमसी का हाथ में खुजली हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने करीब एक हफ्ते से बिल्कुल भी पियानो नहीं बजाया है। लेकिन इस चक्कर में तो दूसरा एना और डेस्टिनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से डेस्टिनी सीधा जाकर उसका गर्दन को मोड़ देती है। मतलब डेस्टिनी बस कर यार, आखिरकार हमारे एमसी को और कितना रुलाएगा, साले को तो इतना दिनों से पियानो नहीं मिला है बजाने के लिए। और इसके साथ साथ तो इस जगह पर ढंग का लड़कियां भी नहीं है जिसको देखकर वो रात का काम निपटा दे। और शायद अभी हमारा एमसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। और आगे डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, आखिरकार क्या हुआ है। वो बताता है कि असल में मैं आज से अपना एक म्यूजिक बनाऊंगा। एना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर भी पाओगे। वो कहता है कि भले मेरा जाने क्यों न चली जाए, मैं ये चीज को लिख कर ही छोड़ूंगा। ये कहकर वो जल्दी से अपना म्यूजिक लिखना स्टार्ट कर देता है और वो ये सा कुछ कर ही रहा होता है। तभी इतने में उस जगह पर एना आकर उसको एक छोटा पियानो देती है। जो देते हुए वो कहने लग जाती है कि कुछ ना होने से ये बेहतर है ना। जो लेकर दोबारा हमारा एमसी म्यूजिक लिखना स्टार्ट कर देता है और ये म्यूजिक को लिखते लिखते तो यहाँ पर सुबह हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस चक्कर में तो वो यहाँ पर पूरा रात सोया नहीं था और आगे वो दोबारा कंटिन्यू करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ गायब हो जाता है और आगे जब भी वो बाहर आकर देखता है डेस्टिनी तो अपने फॉर्म पर थी। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में डीटो को मारने के लिए गई थी। जो सुनकर हमारा एमसी पूछता है तो आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं थी और वैसे ही मैं एक दो डीटो आराम से हैंडल कर लेती हूँ। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी एक जगह पर बैठा हुआ था और यहाँ पर तो वो एक जगह पर बैठकर अपना फादर का कही हुई बातों को याद कर रहा था कि जब उसने अपने फादर से ये पूछा था कि आखिरकार म्यूजिक को कैसे लिखा जाता है। उस टाइम पे उसके फादर ने उसको ये बताया था कि म्यूजिक लिखने से पहले तुमको ये जानना है कि आखिरकार तुम म्यूजिक किसके लिए लिख रहे हो, मतलब तुम अपना म्यूजिक आगे चलकर किसको सुनाना चाहते हो। और तभी अचानक से टार डेस्टिनी को देखता है जो कि कहीं पर जा रही थी। जब भी आगे वो उसका पीछा करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर डेस्टिनी तो उन सब का मदद कर रही थी जिन लोगों का घर डीटू के वजह से पूरा तबाह हो गया है और उन लोगों के पास अभी रहने का भी कोई भी जगह नहीं है। और तभी हम लोग उस जगह पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रोने लग जाता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि डेस्टिनी तो यहाँ पर उसके लिए एक कैंडी लाई थी। वो कैंडी को देखकर तो यहाँ पर वो बच्चा पूरा शांत हो गया था और उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो दूर से हमारे एमसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डेस्टिनी ये सा कुछ कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसको हमेशा से ये लगता था कि डेस्टिनी बस डीटू को ही खत्म करता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एना आकर बताने लग जाती है असल में डेस्टिनी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। मतलब कि मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अब उसके अंदर भी फीलिंग आ चुकी है, जहाँ पर वो लोगों से बातें करने के साथ साथ उन लोगों का मदद करना भी सीख चुकी है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को घंटा समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सा कुछ कब हुआ। एना बताती है कि शायद ये सा कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है और कल जो मैंने तुमको वो छोटा वाला पियानो दिया था वो असल में डेस्टिनी तुम्हारे लिए लेकर आई थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी एना कहने लग जाती है कि पता नहीं डेस्टिनी दोबारा सियोन बन भी पाएगी या फिर नहीं। और तभी हम लोग दूसरा लेनी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि हमारे एमसी के ऊपर काफी सारे डीटू मिलकर हमला करने वाले हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी डेस्टिनी से बातें करने के लिए गया था, जहाँ पर डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम कुछ दिनों से मुझे सियोन नहीं तो डेस्टिनी कहकर क्यों नहीं पुकार रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो दूर से हमारा एमसी भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। लेकिन तभी डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार सियोन कैसी थी और क्या तुम बचपन से सियोन को जानते थे और क्या तुम तीनों एक साथ रहते थे। उसका ये सा कोई क्वेश्चन को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि बस इससे आगे तुम सियोन के बारे में और कुछ भी मत पूछना। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर डेस्टिनी पूरा शांत हो चुकी थी, जो देखकर आगे हमारा एमसी भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ये सीन को देखकर सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। एक साइड पे हमारा एमसी को ऐसा लग रहा है कि सियोन अब सियोन नहीं रही बल्कि डेस्टिनी बन चुका है और वो ये चीज मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है कि वो मर चुकी है। और दूसरा डेस्टिनी जो कि बार बार सियोन के बारे में पूछ रही है क्योंकि वो यहाँ पर अपने मास्टर को खुश देखना चाहता है और यहाँ पर वो अपना पूरी कोशिश कर रही है सियोन बनने का। और तभी हमें पता चलता है कि वो शहर पे तो असल में एक डीटू ने अटैक कर दिया था और आगे जब भी सभी सोल्जर उसके ऊपर गन से अटैक करने की कोशिश करते हैं इससे तो कुछ भी फायदा नहीं था। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले उस जगह पर डेस्टिनी आ जाती है और यहाँ पर एक म्यूजिक
म्यूजिक कार्ड को देखकर तो यहाँ पर वो डिटो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा डेस्टिनी भी थोड़ी ना कम थी। वो उसके पीछे जाकर उसको काफी इजीली खत्म कर देती है। उसको इतना पावरफुल देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि ये सारा कुछ के चक्कर में तो हमारा एमसी काफी ज्यादा थक गया था और उसको पहली बार थका हुआ देखकर तो डेस्टिनी भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से उसको सामने से और भी ज्यादा डिटो महसूस होती है। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से जंगल पर निकल जाते हैं वो सभी डिटो को खत्म करने के लिए। जहाँ पर जाते दौरान डेस्टिनी उससे कहने लग जाती है कि तुम काफी दिनों से सोए नहीं हो, इसी वजह से तुम इतना ज्यादा थका हुआ लग रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और अभी हमें बस किसी भी कीमत में ये सभी डिटो को खत्म करना है। और आगे वो दोनों चलते चलते खाली मैदान पर चले जाते हैं और उस जगह पर तो काफी सारे डिटो थे। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि इतने सारे डिटो के बीच में तो यहाँ पर कमांडर और उसका म्यूजिक कार्ड था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो म्यूजिक कार्ड तो हमने पार के मदद से सभी डिटो को अटैक कर रही थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पास तो ऐसा एबिलिटी है जिसके मदद से वो डिटो को कंट्रोल कर सकती है। जहाँ पर उसके ऑर्डर पे कुछ ही देर में सभी डिटो मिलकर उन दोनों को घेर लेते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेकिन तभी हमारा एमसी उससे पूछने लग जाता है तो क्या इसका मतलब कुछ दिनों से जो ये शहर के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है ये सब के पीछे तुम हो? कमांडर कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा, मैंने ही असल में सभी डिटो को वो शहर के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था और मेरा गोल बस एक ही है कि जितने भी छोटे शहर हैं मैं वो सभी शहर को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि छोटे शहर बिल्कुल भी काम के नहीं होते और इसी के साथ साथ वो सभी शहरों से हमें कुछ भी फायदा नहीं होता। इसी वजह से वो सभी शहर मिट जाना चाहिए। और मैं तुमको बता दूं कि मेरा पहला निशाना वो शहर था जिसमें कि काफी अच्छा म्यूजिक बज रहा था और तुम्हारे शहर पर भी जो हमले हुआ था मैंने ही वो चीज किया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि इसके चक्कर में तो सियोन मारी गई थी जिसके बाद जाकर वो डेस्टिनी बन गई। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लग जाता है कि किसी भी कीमत में मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर आगे वो अपने फुल पावर के साथ कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले हेलाकार उसको एक कस के लात मारती है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर तो हमारा एमसी का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसका ये अटैक को देखकर कमांडर अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर आज हेल मुझे नहीं बचाती तो मैं इस जगह पर मर भी सकता था। और तभी हम लोग दूसरी साइड हमारे एमसी को देखते हैं जो कि इतना घायल होने के बावजूद भी दोबारा उठ खड़ा होता है और आगे वो कुछ करे इससे पहले उस जगह पर डेस्टिनी आकर उसको रोक लेती है। और शुरुआत से ही तो दूसरी साइड कमांडर का प्लान उन दोनों को खत्म करने का था। इसी वजह से वो जल्दी से हेल को उन दोनों को खत्म करने के लिए कहता है। उसका ये बात को सुनकर तो हेल अपने पावर के मदद से उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रही थी और यहाँ पर डेस्टिनी तो उसका सभी अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन गलती से एक अटैक जाकर उसको लग जाता है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसको इतना बुरा हालत में देखकर तो यहाँ पर डेस्टिनी भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से हमारे एमसी को उठाकर वहाँ से भागने लग जाती है। और ये तो पहली बार था जब डेस्टिनी ने डिटो को छोड़कर उसका जान बचा रही है। और दूसरे हम लोग एना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर लेनी के साथ साथ टाइटन आ जाती है और दूसरे हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर तो डेस्टिनी उसको उठाते हुए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी जिससे कि वो आराम कर सके। और यहाँ पर तो टाट बिल्कुल भी होश में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सियोन का नाम ले रहा था। और ये देखकर आगे डेस्टिनी जल्दी से उसको उठाकर एक गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि मलहम पट्टी होने की वजह से तो उसका खून निकलना बंद हो गया था। ये कर आगे वो सुबह होने का इंतजार करने लग जाती है और आगे डेस्टिनी उसको थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरीके से तो वो उसको पानी बिल्कुल ही पिला नहीं पा रही थी। इसी वजह से डेस्टिनी आगे अपने मुंह पर पानी को लेकर उसको पिलाती है। ये सीन को देखकर सच में मुझे मजा ही आ गया, कितना अच्छा मोमेंट है। और आगे कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर हमारा एमसी को होश आ गया था, जहाँ पर वो डेस्टिनी को देखकर कहने लग जाता है कि सियोन तुम यहाँ पर हो, मुझे छोड़कर प्लीज मत जाना। उसका ये बात को सुनकर आगे डेस्टिनी भी उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ पर छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। और तभी हम लोग दूसरे कमांडर और हेल को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर कमांडर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने उन दोनों को क्यों नहीं मारा। वो बताती है कि फाइट में थोड़ा मजा तो आनी चाहिए। और दूसरे हम लोग दोबारा हमारा एमसी को देखते हैं जो कि डेस्टिनी से कहने लग जाता है कि क्या तुमने मेरा ये मलहम पट्टी किया है। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, जिस पर वो उसको रोश मारते हुए कहने लग जाता है कि इससे अच्छा तो मैं बांध लूंगा। लेकिन इस बार तो डेस्टिनी उसके मुंह पे उल्टा जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। और आगे तक डेस्टिनी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने डिटो को छोड़कर मेरा जान क्यों बचाई। वो बताती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि डिटो को मारने से अच्छा मैं तुमको सबसे पहले बचाऊं, और इसी वजह से मैंने अपने मन की बात ही सुनी। और बताओ क्या तुमने अपना म्यूजिक को लिख लिया। वो बताता है कि हाँ मैंने लिख तो लिया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी बाकी है। और वैसे भी म्यूजिक लिखने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि आखिरकार तुम किसके लिए म्यूजिक
म्यूजिक लिख रहे हो, लेकिन मैं जिसके लिए म्यूजिक लिखना चाहता था वो अब इस दुनिया पर नहीं रही। डेस्टिनी कहती है कि क्या तुम सियोन के बारे में बात कर रहे हो? वो बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर सियोन के बारे में बातें कर रहा हूँ। और सियोन बस एक ऐसी लौती लड़की थी जिसको कि मेरा पियानो सुनना काफी ज्यादा पसंद था, जहाँ पर उसने हमेशा मुझे चीयर किया और मेरा साथ दिया। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है, तो आखिरकार मैं किसके लिए म्यूजिक लिखूं? डेस्टिनी कहती है कि इस दुनिया पे काफी सारे लोग हैं जो कि म्यूजिक का आने का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर उन सभी को तुम्हारी म्यूजिक की काफी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी तुमको अपना म्यूजिक लिखना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा म्यूजिक को सुनना चाहती हूँ। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो डेस्टिनी कमांडर से फाइट करने के लिए आया था, जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ कहने लग जाती है कि तुम दोनों को मारने के लिए मुझे अपने म्यूजिक कार्ड वाले फॉर्म पर आने की जरूरत भी नहीं है। और आगे डेस्टिनी और हेल के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट करते हुए तो यहाँ पर डेस्टिनी काफी बुरी तरीके से हार गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो अभी अपने असली फॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से तो फाइट करने की वजह से उसको काफी ज्यादा चोट लग गई थी। और तभी इतने में उसके पास हेल आकर उसका गले को पकड़कर ऊपर कर लेती है और आगे हेल उसको खत्म करे इससे पहले उस जहाँ पर डार्क आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर हेल ने भी डेस्टिनी को नीचे फेंक दिया था, जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल वागल हो, लेकिन दूसरा तो डेस्टिनी उसको पागल कह जा रही थी। इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और तभी इनने में उस जहाँ पर लेनी और इसकी म्यूजिक कार्ड आ जाती है, जहाँ पर टाइटन पहली बार सीरियस होकर वो कमांडर से कहने लग जाती है कि किसी भी कीमत में तुम इन दोनों को चोट नहीं पहुंचा सकते। दूसरा हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि डेस्टिनी से बातें कर रहा था, जहाँ पर टाटू से पूछने लग जाता है कि कल रात तो तुम ये बोल रहे थे कि इस दुनिया को मेरे म्यूजिक की काफी ज्यादा जरूरत है, तो फिर आज क्या हुआ? वो बताती है कि मुझे तुम्हारी म्यूजिक की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया पर ऐसे भी काफी सारी चीजें जिसको कि मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और उनमें से एक तुम्हारा वो म्यूजिक है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो पहली बार डेस्टिनी को उसका नाम कहकर पुकारता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि चलो इस बार हम लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं। और दूसरा हम लोग कमांडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ पर टाइटन तो हेल का पूरा ही बराबर था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि डेस्टिनी तो अब की बार हमने फुल फॉर्म पर आ गई, जहाँ पर डेस्टिनी काफी स्पीड से जाकर उसके ऊपर एक अटैक करती है। उसके ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर हेल काफी दूर जाकर गिरी थी और ये करने के तुरंत ही साथ वो अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करती है। और उसका तो ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था जिससे कि वो बाल बाल बचती है, लेकिन इस चक्कर में तो हेल का एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो गया था। इस वजह से वो अब अपना पार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है और वो लोग आगे कुछ करे इससे पहले ही तभी अचानक से उस जहाँ पर हेवन आ जाती है। और ये तो असल में ग्रैंड मास्टर सगान की म्यूजिक आर्ट है, जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ कमांडर से कहने लग जाती है कि तुमको टक से दूर रहने के लिए कहा गया था ना, लेकिन तुमने हेडक्वार्टर की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और इसी वजह से आज से ही तुमको सिम्फोनिका से निकाल दिया जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो कमांडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे हेवन उन चारों से कहने लग जाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा लेनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि आखिरकार ये चीज सीक्रेट रहना क्यों जरूरी है? वो बताती है कि ये सब कुछ असल में हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है, इसी वजह से तुमको ये मानना ही पड़ेगा। और आगे हेला कमांडर के पास जाकर उसका वो स्टिक को तोड़ देती है, जो कर आगे वो कमांडर के कान पे जाकर कहने लगती है कि मुझे अब तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर आगे वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरा हैना को देखते हैं जो कि डेस्टिनी और टक का काफी देर से इंतजार कर रही थी। और आगे जब भी उस जगह पर वो दोनों आते हैं, हैना सीधा जाकर डेस्टिनी को हक कर लेती है, जो करने के बाद ही आगे वो उससे कहने लगती है कि मैं इतना दिनों से तुमको इग्नोर मार रही थी, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। और यहाँ पर तो हैना उसको सियोन नहीं बल्कि डेस्टिनी कहकर पुकार रही थी, जो सुनकर तो यहाँ पर डेस्टिनी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उन दोनों को इतना खुश देखकर आगे हमारा इनसे ये डिसाइड करता है कि अब से वो म्यूजिक बस डेस्टिनी के लिए लिखेगा। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसका हाथ का घाव तो काफी भर चुका था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब तो वो तीनों फाइनली न्यूयॉर्क पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो तीनों अब तक जितने भी शहर पे गए थे वो सभी तो डीटो की वजह से पूरा ही तबाह हो गया था। इसी वजह से आगे आना बताने लग जाती है कि ये शहर को भी काफी मुश्किल से प्रोटेक्ट किया गया है और आज तक एक भी बार डीटो ने इस जगह पर अटैक नहीं किया है, इसी वजह से यहाँ के बिल्डिंग से ही सलामत है। टाट कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, न्यूयॉर्क भी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी म्यूजिक बजाना अलाउ नहीं है। और तभी हम लोग डेस्टिनी को देखते हैं जो कि काफी देर से उसका हाथों को देखे जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके हाथ पे तो वो मार काफी ज्यादा फैल चुका था। फिर अगले सीन में ऐना सीधा जाकर अपने फैमिली से मिलती है, जहाँ पर वो सीधा जाकर अपनी बड़ी बहन को हक कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सभी तो असल में ऐना की पेरेंट्स है, लेकिन डेस्टिनी का पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेस्टिनी का पेरेंट्स काफी पहले ही मारे जा चुके थे और डेस्टिनी असल में उसकी कजन था, इसी वजह से ऐना ने उसको अपने पास रख लिया, जहाँ पर वो बचपन से ऐना के पेरेंट्स
उसके साथ ही रहती थी। और आगे आना के पेरेंट्स डेस्टिनी को हक कर उसको वेलकम करते हैं। और दूसरे हम लोग टाट को देखते हैं जो कि पीछे खड़ा होकर ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो एना अपनी बड़ी बहन लोटस से डेस्टिनी के बारे में बातें कर रही थी, जहाँ पर लोटस बताने लग जाती है कि एना ने काफी पहले ही डेस्टिनी के लिए एक एप्लीकेशन भेज दी थी। और ये सुनकर तभी अचानक से डेस्टिनी कहने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो, और अगर मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं होऊंगा तो मैं डीडू को बिल्कुल भी मार नहीं पाऊंगी। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो चारों तो सिम्फोनी का हेडक्वार्टर पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो चारों जल्दी से उस जाके एग्जामिनेशन रूम पर चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचने के बाद डेस्टिनी टाक से कहने लग जाती है कि तुम अपना हाथ को अच्छे तरीके से चेक करवा लेना, क्योंकि तुम्हारा हाथ का निशान काफी ज्यादा फैल रहा है। टाट कहता है कि तुमको मेरा इतना चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन दोनों का ये सा कुछ बातें को सुनकर जब भी आना जाकर उसका हाथ को चेक करती है, उसको पता चलता है यहाँ पर तो हमारा एमसी का वो हाथ का निशान उसके गले पर पहुंच चुका था। जो देखकर आगे आना अपनी बड़ी बहन से कहने लग जाती है कि तुम अच्छे से इन दोनों को चेक कर लेना कि इन दोनों का एग्जामिनेशन अच्छे से हो जाए। फिर हमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेस्टिनी लोटस से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार सियोन कैसी थी। और सभी लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं सियोन के बॉडी में रहती हूँ, इसी वजह से बताओ क्या आप सियोन को अच्छी तरीके से जानती भी थी। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर लोटस ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। और आगे लोटस उन दोनों को समझाने लग जाती है कि तुम दोनों असल में म्यूजिक कार्ड नेचुरली बने हो, जहाँ पर तुम दोनों का अवेकिंग नेचुरली हुई है और तुम दोनों ये स्पेशल प्रोसेस से नहीं गए हैं। इसी वजह से तुम दोनों के अंदर एक कमियां हैं कि डेस्टिनी का पावर इस्तेमाल करने की वजह से टाट का लाइफ फोर्स खत्म हो रही है, जहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को अंदर से पूरी तरीके से खा रहे हो। और इसका मतलब ये है कि टाट जिंदा रहने के लिए डेस्टिनी का पावर इस्तेमाल कर रही है और दूसरा डेस्टिनी तुम जिंदा रहने के लिए टाट का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन डेस्टिनी तुम इस चक्कर में टाट का कुछ ज्यादा ही पावर ले रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेस्टिनी बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएगी। और वैसे भी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम तुम दोनों को दोबारा ठीक कर पाए। लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि अगर तुम दोनों फाइट करना बंद कर दोगे तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए जिंदा रह पाओगे। उसका ये बात को सुनकर तो हमारे एमसी के साथ साथ डेस्टिनी भी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और आगे उन दोनों के जाने के बाद लोटस दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी अपना म्यूजिक लिख रहा था। उसको पूरे रात ये सा कुछ करते हुए देखकर आना उसको शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा एमसी जाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो उसको मना कर देता है। लेकिन जब भी उस पर डेस्टिनी आकर उसको धमकाने की कोशिश करती है, यहाँ पर हमारा एमसी को ना चाहते हुए भी उसका बात को मानना ही पड़ता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो चारों तो एक साथ घूमने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर वो लोग उस जगह पर काफी अलग अलग टाइप की खाना को खाते हैं। और आगे जब भी डेस्टिनी इस जगह पर इतने सारे मिठाई को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश थी। फिर अगली सीन में हम लोग मॉल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर डेस्टिनी अलग अलग कपड़ों को ट्राई कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी वो कुछ भी लेती नहीं है। और यहाँ पर डेस्टिनी को इतना ज्यादा खुश देखकर तो टाट भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आगे वो लोग एक्वेरियम जाते हैं और वहाँ पर तो डेस्टिनी और टाक अकेला ही वो मछलियों को देख रहे थे। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर तभी दूसरे साइड आना हमने बड़ी बहन से कुछ कहती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आना डेस्टिनी और टाट को अकेला छोड़ दिया था। और वो लोग तो ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे कि वो दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। लेकिन इस वजह से तो यहाँ पर डेस्टिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि बाजू में काफी अच्छी एक स्वीट शॉप है, ये सुनकर तो वो इसके लिए तैयार हो गई थी। और उन दोनों के जाने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों घूमते घूमते एक जगह पर पहुंच चुके थे और उस जगह पर तो एक म्यूजिशियन को सभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे। और ये देख कर तो यहाँ पर हमारा एमसी को भी यकीन हो गया था कि अभी भी सभी लोग म्यूजिक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से आगे टाक और डेस्टिनी जाकर वो ग्रेव के ऊपर अपना फ्लावर रखते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे और उस जगह पर तो हमारा एमसी डेस्टिनी को समझा रहा था कि आखिरकार फायरवर्क कैसे होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज तो यहाँ पर रात पर फायरवर्क होने वाला था। और तभी डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि बताओ क्या तुमने अपना म्यूजिक को खत्म कर लिया। वो बताता है कि अभी नहीं, लेकिन वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। डेस्टिनी कहती है कि मैं तुम्हारा म्यूजिक जल्दी सुनना चाहूंगी। और आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि अब जब कि हम लोग लड़ाई नहीं करने वाले तो आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। टाट कहता है कि मैं बस इन दिनों म्यूजिक बजाना चाहूंगा। लेकिन आगे ढेर सारी बातें करने के बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फाइट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जहाँ पर वो दोनों ही म्यूजिक के साथ साथ दुनिया को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और आगे जब भी वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे, अचानक से डेस्टिनी को जमीन के अंदर से वही म्यूजिक सुनाई देता है जिससे कि सभी D2 अटैक होते हैं। और इसी वजह से तो यहाँ पर डेस्टिनी काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। और आगे जब भी वो दोनों घर पर पहुंचते हैं, अचानक से आना को लिनी का कॉल आता है। और आगे जब भी हमारा एमसी लिनी से बातें करता है, लिनी काफी सीरियस तरीके से उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने फैमिली को लेकर न्यूयॉर्क से बाहर निकलो। उसका ये बात को सुनकर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या
तुम हमें यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो? वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम में से किसी को भी खोऊं। टाट पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, जल्दी से तुम मुझे सारा कुछ डिटेल में बताओ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लिनी ने उसको कुछ भी नहीं बताया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टाट काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि लिनी असल में उसको फाइनल गुड बाय कह रहा है। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लग जाता है कि मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता और कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत में फाइट करूंगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर आगे लिनी भी उसको सा कुछ सच बताने के लिए मान जाता है, जहाँ पर वो शाम पे उन लोगों को गार्डन पर मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि लिनी और टाइटन एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उस जगह पर तो टाइटन हमेशा की तरह काफी ज्यादा खुश थी। और तभी हम लोग दूसरा टाक और डेस्टिनी को देखते हैं जो कि लिनी से मिलने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के जाने से पहले आना उससे कहने लग जाती है कि लिनी को मेरी तरफ से हाई कहना, और वैसे भी टाक तुम उसके स्टूडेंट हो और उसने तुम्हारा काफी ज्यादा मदद किया है, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने मास्टर से अच्छी तरीके से बातें करना। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर टाक के सारा कुछ करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो मेरा टीचर बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपने दम पर सीखा है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि टाक और डेस्टिनी तो लिनी का इंतजार कर रहे थे और तभी इतने में जहाँ पर वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर टाट उससे कहने लग जाता है कि मुझे ये सिम्फोनिका के बारे में सा कुछ सच जानना है, और वो कुछ बताए इससे पहले उस जहाँ पर ग्रैंड मास्टर सागन अपने म्यूजिक कार्ड के साथ इस जहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ कहने लग जाता है कि मैं भी ये चीज जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सागन को देखकर टाक जल्दी से लिनी से पूछने लग जाता है कि क्या वो म्यूजिक जिससे कि D2 अटैक हो रहे थे, क्या यही वो पर्सन फैला रहा था? वो बताता है कि हाँ तुम सही हो, ये सब के पीछे इसका हाथ है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टाक और डेस्टिनी अपने फॉर्म पर आ गए थे और उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको फाइट करता हुआ देखकर लिनी टाक से कहने लग जाता है कि तुम इस बार अच्छे से लड़ना मेरे स्टूडेंट। उसका मुंह से स्टूडेंट बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं कि स्टूडेंट से मुझे कुछ याद आया, 10 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके पीछे तुम भी थे, क्या तुम भूल गए? और तभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो लिनी टाक के फादर के साथ मिलने के लिए गया था, जहाँ पर टाक के फादर से मिलने के बाद वो उससे कहने लगता है कि क्या प्लीज आप मुझे म्यूजिक बजाना सिखा सकते हो? उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर टाक के फादर भी इसके लिए मान गए थे, लेकिन इसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए था। इसी वजह से लिनी ये डिसाइड करता है कि इसके बदले में वो टाक के फादर को पैनकेक बनाना सिखाएगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर तो इन दोनों को एक साथ काफी टाइम भी बीत चुका था, जहाँ पर लिनी एक मास्टर बनना सीख रहा था और दूसरा टाक के फादर पैनकेक बनाना सीख रहे थे। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि लिनी और टाक के फादर के बीच में तो एक बहस हो गया था, क्योंकि यहाँ पर टाक के फादर ने तो वेस्टर्न में म्यूजिक बजाने के बारे में प्लान किया था, लेकिन दूसरा तो लिनी उनको ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उस जगह पर म्यूजिक बजाना मौत को बुलावा देना है। जिस पर टाक के फादर कहने लगते हैं कि तुमको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और उस शहर पे D2 के अटैक होने के वजह से सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और अगर हम लोग जाकर उस जगह पर म्यूजिक बजाएंगे तो लोगों का डर कम होगा। और वैसे भी तुम एक टीचर हो, इसी वजह से तुमको पता ही होगा कि म्यूजिक में इतना पावर है जो कि लोगों का डर भी खत्म कर सकता है। लिनी कहता है कि डर का तो पता नहीं, लेकिन म्यूजिक के वजह से D2 उन लोग को ऊपर पहुंचा देंगे। और शुरुआत में तो यहाँ पर लिनी इसके खिलाफ था, लेकिन बाद में जाकर उसको भी ये मानना ही पड़ता है। और तभी हमें D2 के अटैक वाला सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर तो लिनी काफी ज्यादा घायल हालत में था, जहाँ पर वो ये देखता है कि उस जगह पर तो एक बच्चा केंजी के पास आकर फूट फूट कर रो रहा था, और ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि वो शायद उसका बेटा होगा। और आगे हमें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम तो काफी मुश्किल से लिनी का जान बचा लिया था, और वो हॉस्पिटल पर लेटा ही हुआ था। तभी इतने में उसके पास ग्रैंड मास्टर सागन आ जाते हैं, जहाँ पर वो लिनी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कंडक्टर बनने का पावर है, इसी वजह से बताओ क्या तुम फाइट करना चाहोगे? उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लिनी भी मान गया था। इसी वजह से आगे चलकर उसको अपना म्यूजिक कार्ड मिलता है, और वो और कोई नहीं बल्कि टाइटन थी। और यहाँ पर तो टाइटन पहले दिन से ही काफी ज्यादा चेयरफुल थी, इसी वजह से आगे टाइटन लिनी को हंसने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं अभी हंसने का मूड में नहीं हूँ, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों के लिए मैं हमेशा ही हंसती रहूंगी। ये कहकर आगे टाइटन उससे प्रॉमिस करती है कि जब भी तुम दुखी हो गए, तुम्हारा मूड खराब होगा, मैं तुम्हारे लिए हंसूंगी। उसका ये बात को सुनकर आगे लिनी भी उससे प्रॉमिस करता है कि जब तुम दुखी हो गए मैं भी तुम्हारे लिए हंसूंगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर काफी सारे फाइट करते हैं, और इतने सारे फाइट को करने के बाद वो दोनों ये प्लान करते हैं कि अब वो दोनों एक वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेस्टिनी हेला से फाइट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो डेस्टिनी उससे बिल्कुल भी फाइट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेल और हेवन की जोड़ी काफी ज्यादा खतरनाक था, और यहाँ पर तो उन दोनों का टीम और काफी ज्यादा खतरनाक था। और आगे जब भी टाइटन उसका मदद करने के लिए जाती है, हेवन जल्दी से हमने अम्ब्रेला के मदद से उसका अटैक को
ब्लॉक कर देती है, जो करने के साथ ही साथ आगे वो अपने वेपन के मदद से उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। और ये देखकर तो डेस्टिनी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इस वजह से वो हेल के ऊपर जल्दी से अटैक कर देती है। उसका इतना खतरनाक स्किल को देखकर लेनी कहने लग जाती है कि तुम थोड़ा टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। और दूसरा टक को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करता है। और आगे धीरे धीरे करके तो यहाँ पर उन दोनों का फाइट काफी खतरनाक बनते जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तो यहाँ पर डेस्टिनी अकेला है उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन जब भी डेस्टिनी अपने वेपन के मदद से उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाली थी, दूसरा तो हमारे एमसी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर डेस्टिनी अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाती है। दूसरा हम लोग टाट को देखते हैं, जो कि बेहोश हो गया था और वो तो यहाँ पर बिल्कुल ही उठ नहीं पा रहा था। उसका इतना बुरा हाल को देखकर तभी उस जगह पर हेला उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन ठीक टाइम पे तो यहाँ पर टाइटन ने उसको बचा लिया था। लेकिन आगे जब भी हेवन टाट को शूट करने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उसके सामने लेनी आ जाता है। इसी वजह से तो उसका गोली लेनी को जाकर लगा था और उसके शूट की वजह से तो यहाँ पर लेनी काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी वो टाक से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से तुम अपना पावर लास्ट तक बचा कर रखना, क्योंकि तुमको अपना म्यूजिक का पावर इन लोगों को दिखानी है। लेनी का ये हालत को देखकर तो यहाँ पर टाइटन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो अपना एक न्यू फॉर्म पर आ जाती है, जो करने की तुरंत ही साथ वो काफी गुस्से से उन दोनों के साथ फाइट करने लग जाती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो अकेला है उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो टाइटन काफी ज्यादा बैडेस लग रही थी। और आगे जब भी वो अपना पावर का इस्तेमाल करती है, उसके हाथ में एक गन नहीं बल्कि काफी सारे गन आ जाते हैं। और आगे जब भी वो ये सभी गन एक साथ चलाती है, उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। और ये अटैक तो यहाँ पर हेल को जाकर लगने वाला था, लेकिन तभी बीच में हेवन आकर उसको बचा लेती है। उसका इतना खतरनाक अटैक के वजह से तो यहाँ पर हेवन काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और तभी हम लोग दूसरा लेनी को देखते हैं, जो कि काफी बुरे हालत में था और वो कुछ ही टाइम पे मरने वाला था। ये देखकर तो यहाँ पर टाइटन काफी ज्यादा उदास हो गई थी और उसको इतना उदास देखकर तो दूसरा लेनी अभी भी स्माइल कर रहा था। और आगे टाटो उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हो, और आखिरकार तुमने अपने जान मुझे बचाने के लिए क्यों दी। वो बताता है कि तुम्हारे फादर जिस दिन मरे थे, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर तुम आराम से अपना पियानो बजा सकते हो और उस दुनिया पे तुमको रोकने वाला कोई भी ना हो। ये कहकर आगे वो टट को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम म्यूजिशियन बन चुके हो। जब भी वो ये कहता है, तभी अचानक से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा सैड हो गए थे। जहाँ पर टाक्टो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि तुम असल में मेरे म्यूजिक के हारमोनी हो। और इसका मतलब ये है कि टाग ने तो यहाँ पर उसको अपना मास्टर मान लिया था। और तभी हम लोग दूसरे एना और लोटस को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाँ पर लोटस एना से कहने लग जाती है कि अब जबकि टाक और डेस्टिनी फाइट से कुछ दिनों के लिए दूर है, मैं किसी भी कीमत में एक ऐसा तरीका ढूंढ लूंगी जिससे कि वो दोनों ही बच जाएंगे। इसी वजह से कुछ ही हो जाए, मैं उन दोनों को ठीक कर ही रहूंगी। उसका मुंह से ये बात को सुनकर एना उससे कहने लग जाती है कि क्या उन दोनों का कंडीशन इतना ज्यादा खराब है। वो बताती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, उन दोनों का कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और सबसे बुरी हालत तो टाट का है और वो एक महीने से ज्यादा बच नहीं पाएगा। फिर अगली सीन में हम लोग ग्रैंड मास्टर सागन को देखते हैं, जो कि वो ब्लैक स्टोन के सामने खड़ा हुआ था। और तभी अचानक से वो अपना हाथ वो ब्लैक स्टोन के अंदर घुसा लेता है। इस वजह से तो यहाँ पर ये ब्लैक स्टोन काफी तेजी से फैलने लग गया था और वो फैलकर इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, जिस वजह से वो सिम्फोनिका को पूरा ही तबाह कर देता है। और आगे कुछ ही देर के अंदर वो ब्लैक स्टोन से काफी सारे D2 निकलने लगते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी D2 असल में ये ब्लैक स्टोन के बच्चे हैं। और अगले दिन पे जब भी हमारा MC सोकर उठता है, उसको पता चलता है कि चारों तरफ तो ये बात फैल चुका है कि सिम्फोनिका के ऊपर D2 ने अटैक कर दिया है। और वहाँ पर जो ब्लैक स्टोन था वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ पर वो ब्लैक स्टोन धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल रहा है। और आगे डेस्टिनी टाक को बताने लग जाती है कि एना और मेरी बड़ी बहन अभी भी सिम्फोनिका पर है। और उसको ये बात तब पता चला था जब उसको यहाँ पर एक लेटर मिला था। और तभी हम लोगों को सिम्फोनिका का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर तो काफी सारे म्यूजिक कार्ड मिलकर D2 से फाइट कर रहे थे। और वहाँ पर तो वो लोग काफी इजीली से उन लोगों को खत्म करे जा रहे थे। और तभी हमें हेडक्वार्टर का अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो एना और उसकी बड़ी बहन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा हम लोग टाक, डेस्टिनी और टाइटन को देखते हैं, जो कि उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पर टाइटन कहने लग जाती है कि मैं उन दोनों को खत्म करने के बाद सागन को मारने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अगर हम लोग सागन को खत्म नहीं करेंगे तो ये जंग कभी भी नहीं खत्म होगा और इसी के साथ साथ लेनी को भी कभी भी शांति नहीं मिलेगा। डेस्टिनी कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाट कहता है कि हाँ, डेस्टिनी ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और अगर मैंने उसको नहीं मारूंगा तो टीचर ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि बोतियों तो सिम्फोनिका के अंदर आ चुके थे और उस जगह पर तो काफी सारे
D2 थे। और दूर से हम लोग एना को देखते हैं जो कि लोटस को हमने कंधे में उठा लिया था क्योंकि वो चल बिल्कुल ही नहीं सकती। इसी वजह से ही तो वो हमेशा हमने व्हील चेयर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन ब्लैक स्टोन के वजह से ये जगह पूरा तबाह हो गया है। इसी वजह से इस चीज का कुछ भी फायदा नहीं है कि जब भी वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी इनमें में उन लोग के सामने एक D2 आ जाता है। और दूसरे हम लोग टार्क, डेस्टिनी और टाइटन को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर वो सभी D2 को खत्म कर रहे थे और वो दोनों यहाँ पर फाइट कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से टार्क कहने लग जाता है कि चलो अब ये फाइनल अटैक करने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर ही जब भी डेस्टिनी हमने फुल पावर के साथ अटैक करती है वहाँ पर काफी सारे D2 एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में तो वहाँ पर टार्क का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से देखते देखते वो वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है। और दूसरे हम लोग D2 को देखते हैं जो कि एना के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे जहाँ पर मूनलाइट आकर उन दोनों को बचा लेती है। और दूसरे हम लोग टार्क को देखते हैं और यहाँ पर उसको भी होश आ गया था। और दूसरा तो मूनलाइट अकेले सभी D2 से फाइट कर रही थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो अकेले ही यहाँ पर काफी सारे D2 को खत्म करे जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने काफी बड़ा एक D2 आ जाता है। और इतने सारे D2 से फाइट करने की वजह से तो यहाँ पर मूनलाइट भी काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन तभी इतने में उसके पास डेस्टिनी आकर उससे कहने लग जाती है कि चलो अब हम लोग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों एक साथ मिलकर काफी इजीली से वो D2 को खत्म कर देते हैं। और वो D2 को मरने के बाद तो यहाँ पर डेस्टिनी सीधा एना को जाकर हक कर लिया था। और दूसरे हम लोग मूनलाइट को देखते हैं जो कि तट के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वो कहता है कि तुमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मूनलाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो तट को उल्टा सीधा कहने लग जाती है, लेकिन ये सब कुछ के वजह से तो यहाँ पर टाइटन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी वजह से वो उसको मारकर वहाँ पर ही बेहोश कर देती है। और आगे टाइटन लोगों से कहने लग जाता है कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तुम सबको लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाना। टाइटन कहती है कि चलो ठीक है, मैं सागन को मारने के लिए यहाँ पर दोबारा आऊंगी। टाट का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर एना काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता भी है आखिरकार तुम किस कंडीशन में हो। अभी तुम जिस कंडीशन में हो इस वजह से तुम मर भी सकते हो। ये कहते कहते तो यहाँ पर वो दुखी होकर रोने लग गई थी। टाट कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ और मैं इस वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ कि बहुत दिनों बाद तुम मुझ पर चिल्लाए हो, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत में म्यूजिक को बचा कर ही रहूंगा। ये कहकर ही आगे वो एना को थैंक यू कहता है क्योंकि वो उसके लिए काफी कुछ किया है। और वो ये सारा कुछ कह ही रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एना आकर उसको एक किस करती है, जो करने के बाद आगे वो कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार मैंने ये क्यों किया, और वैसे ही तुम हर टाइम अपने म्यूजिक को लेकर पड़े रहते हो। ये कहकर आगे वो डेस्टिनी से कहने लग जाती है कि चाहे जो कुछ ही हो जाए तुम टाक्ट को घर पर वापस जरूर लेकर आना। और आगे टाक्ट और डेस्टिनी सागन को मारने के लिए जल्दी से निकल पड़ते हैं। और चाहती हो तो यहाँ पर डेस्टिनी उससे ये कह रही थी कि वो मोमेंट के बाद तो तुम बिल्कुल शांत हो चुके हो और तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वो बारे में सोचकर काफी ज्यादा शर्मा रहे हो। इसी वजह से जल्दी से बताओ क्या तुम बचपन से मेरी बड़ी बहन के ऊपर लट्टू थे। वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और आगे वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे D2 थे और इस जगह पर तो हेल के साथ साथ हेवन भी थी। और यहाँ पर तो हेवन का हालत काफी ज्यादा खराब था, जहाँ पर टाक्ट कहने लग जाता है कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं सागन को मार कर ही रहूंगा। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से हेवन अपने पार का इस्तेमाल करती है। इस वजह से तो अचानक से उस जगह पर एक ब्लेड आकर उन दोनों का हर पार चला गया था और आगे वो दोनों ही कंबाइन होकर एक अलग ही फॉर्म पर आ जाते हैं। और उन दोनों का ये नया फॉर्म को देखकर तो दूसरी साइड वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों का ये नया फॉर्म का नाम मॉर्फियस होता है। और आगे मॉर्फियस अपने वेपन के मदद से बार बार टाक और डेस्टिनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और उसका तो ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो जगह धीरे धीरे करके तबाह होने लगता है। लेकिन दूसरी साइड तो टाक और डेस्टिनी वो स्टोन के पीछे जाकर बच गए थे, जहाँ पर डेस्टिनी कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं किसी भी कीमत में मॉर्फियस को हरा दूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा MC भी काफी ज्यादा जोश में आ गया था। इसी वजह से आगे वो दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर डेस्टिनी तो बार बार काफी देर से उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी, लेकिन दूसरी साइड तो ऑर्फियस को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और आगे ऑर्फियस अपने छोटे छोटे बम वो डेस्टिनी के ऊपर फेंक देती है। इसी वजह से उस जगह पर काफी खतरनाक एक धमाका होता है और ये धमाके की वजह से तो यहाँ पर डेस्टिनी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी हमें ये पता चलता है कि दूसरी साइड तो ऑर्फियस के पास असल में हीलिंग पावर है। इसी वजह से दूसरी साइड वो दोनों काफी खतरनाक एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करेंगे और इस वजह से दूसरी साइड ऑर्फियस को हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और इस चीज का फायदा उठाकर हम लोग सागन के पास जाकर उसको भी रोक लेंगे। और उसका ये प्लान तो यहाँ पर डेस्टिनी को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से वो सीधा ऑर्फियस के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जब भी वो ऑर्फियस के पास जाता है अचानक से वो उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। इस वजह से तो यहाँ पर डेस्टिनी काफी दूर जाकर गिरा था और ये देखकर तो यहाँ पर हमारा MC को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ
गया था, जिस वजह से वो भी उसके पास जाकर उसको एक किक मारता है, लेकिन उसका इतना कमजोर किक से तो यहाँ पर ऑर्फियस को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में प्लान का हिस्सा था, जहाँ पर वो बस यहाँ पर ऑर्फियस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। और तभी इतने में पीछे से डेस्टिनी आकर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था। इसी वजह से ऑर्फियस गोजो की तरह किटकारा बन जाता है, और आगे डेस्टिनी उससे कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सा को संभाल लूंगी, तुम जाकर जल्दी से सागन को रोको। और उसके जाने के तुरंत ही बाद ऑर्फियस जल्दी से अपने आप को रिजेनरेट कर लेती है, जो देखकर आगे वो दोनों दोबारा एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे कमांडर मिलकर D2 को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चीज का तो कोई भी फायदा नहीं था, और वो लोग खत्म हुए इससे पहले उस जगह पर हेल और हेवन आकर वो सभी D2 को खत्म कर देते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर ग्रैंड मास्टर सागन आकर कहने लगता है कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। और आगे और खत्म होने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सागन काफी ज्यादा दुखी हो गया था, और हालांकि वो लोग D2 से जीत चुके थे, लेकिन इस चक्कर में काफी सारे लोग मारे भी गए थे। और तभी हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सागन एक ब्लास्ट स्टोन में फंसा हुआ था। और दूसरा हम लोग डेस्टिनी को देखते हैं, जिसका की हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती, वो दोबारा खड़ी होकर उससे फाइट करने लगती है। और दूसरा हम लोग हमारा MC को देखते हैं, जो कि सागन से पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। वो बताता है असल में मेरा प्लान ये है कि मैं दुनिया के सभी D2 को इस जगह पर इकट्ठा करूंगा, और अपने कॉन्टिनेंट में इस जगह पर उन लोग को कैद कर लूंगा, और इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो लोग यहाँ पर ही मारे जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर ये जगह को सील कर दिया जाएगा तो यहाँ के सभी लोग भी डब कर मर जाएंगे। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे MC का बाल धीरे धीरे करके सफेद हो रहा था। जब कंडक्टर सफेद होता है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ही देर में मारा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो सागन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ के सभी लोगों को मार दोगे। वो कहता है कि मुझे ये दुनिया के लिए ये चीज करना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तभी हम लोग दूसरा डेस्टिनी को देखते हैं, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी, और तभी उसके पास ऑर्फियस आकर कहने लग जाते हैं कि मैं अब सागन के पास जा रही हूँ, और तुमको खत्म करने के बाद मैं टाक के पास जाकर उसको भी खत्म कर दूंगी। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डेस्टिनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसी वजह से वो दोबारा उठ खड़ा होकर उससे फाइट करने लगती है, जहाँ पर वो अपने फुल पावर के साथ बार बार ऑर्फियस को मुक्का मारने लगती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर धीरे धीरे करके डेस्टिनी का पावर भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर डेस्टिनी उसको पंच मारती हुए कहने लग जाती है कि मैं हमेशा टाक के पास ही रहूंगी, और इसी के साथ साथ मैं एक ऐसी दुनिया को बनाऊंगी जहाँ पर वो खुशी से रह सकती है। ये कहकर आगे वो अपने फुल पावर के साथ उसको एक पंच मारती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारी जाती है। और उसको खत्म करने के बाद आगे डेस्टिनी टाक के पास चली जाती है, और उसको सही सलामत देखकर तो शुरुआत में सागन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने कई बड़ा गलती कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब टाक भी थोड़ा मारने वाला था, वो डेस्टिनी का शॉट को लेकर उसके अंदर घुसा देता है, इस वजह से वो देखते देखते वहाँ पर ही मारा जाता है। और उसके मरने के बाद तो यहाँ पर सभी स्टोन टूटकर नीचे गिरने लग गए थे, और आगे हमें पता चलता है कि अब तो सिम्फोनी का ब्लैक स्टोन से पूरा आजाद हो चुका था। और तभी हमें दूसरा बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाक एक गाना को गा रहा था। उसको ये गाना गुनगुनाते हुए सुनकर डेस्टिनी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये कौन सा गाना है। वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक जरूर लिखूंगा, जिस पर डेस्टिनी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ये चीज करने वाले हो। टाक कहता है कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं अपना काम हमेशा कंप्लीट करता हूँ, और लगता है अब हमारा जिंदगी काफी ज्यादा बिजी होने वाला है। ये कहकर वो जल्दी से अपने आंखें को बंद कर कहने लग जाता है कि अब बस मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से डेस्टिनी उठकर टाक से अपना लव कन्फेस करती है, और आगे वो उसको किस करती है, और आगे डेस्टिनी टाक को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। और आगे इसी के साथ ही ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया है तो लव फॉर डेस्टिनी कमेंट पर जरूर लिखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।